हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं गणित का मॉडल क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना, जो बिहार बोर्ड का है, ऑफिशियल वेबसाइट से जो डाउनलोड किया। इसका एक पार्ट हो चुका था, हमने वहाँ पर 11 क्वेश्चन तक हमने किए थे। सारी बातें ऊपर हमने डिस्कशन किया था कि कैसे क्वेश्चन को हल करना है। यहाँ पर हमारा उद्देश्य ये है कि एक रिवीजन हो जाए आपका मैथ्स का इन क्वेश्चनों के माध्यम से। कहने का मतलब ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन तो का पैटर्न तो इसी प्रकार से आएगा। तो हम एक क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो उसके सराउंडिंग बात करेंगे, उसके आसपास बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन जो रहेगा वो इसी के आसपास घूमेगा। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हर चीज़ को हम यहाँ पर कवर करते हुए चले, ताकि आसानी से हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सके। देखिए मैं आपको फिर बता दूं कि इसकी जो सीरीज है, ये जो हम कंप्लीट कर रहे हैं, इसको पूरा कंप्लीट देखिएगा और आप यकीन मानिए कि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि पूरी बुक का एक रिवीजन होने वाला है। मैंने क्वेश्चन को जूम कर दिया, 12 नंबर का क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन हमने पहले कर चुके थे। ध्यान देना, इधर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बोला क्या गया। यदि समीकरण, ये देखिए ये समीकरण है, के मूलों का योगफल और गुणनफल समान हो, अगर मूलों को जोड़ दिया जाए, ये कैसा समीकरण है, वर्ग समीकरण दिखाई दे रहा, ठीक। अगर मूलों को जोड़ दिया जाए और गुना कर दिया जाए तो दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो फिर के का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल सा मामला है, इस बात को समझिए। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए, याद रखना, x का वर्ग है ना, x के वर्ग के साथ में जो भी रहेगा वो a होता है, याद रखना। जो x के साथ में x का गुणांक होता है उसको b बोला जाता है, और जो यहाँ पर होता है अचर संख्या उसको c बोला जाता है। कहने का मतलब a बराबर से आपके पास k आ गया, b बराबर से 6 आ गया और c बराबर से 9k आ गया। क्लियर हो गई बात इतनी, ठीक है ना। अब ध्यान देना, इधर मूलों का योगफल और गुणनफल। मूलों का योगफल किसको बोला जाता है, अल्फा प्लस बीटा को, और ये होता कितना है, तो ऋण b बटे ये होता है। बड़ा सिंपल सा काम है। मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणित बीटा, और ये कितना होता है, c बटे ये होता है। ये डायरेक्ट सूत्र है, याद रखना। इस सूत्र पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपने देखा पिछले पार्ट में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिले थे, ठीक है ना। देखना, हमें मालूम है कि दोनों का योगफल करेंगे तो ऋण b बटे ये होता है, और गुणनफल करेंगे तो c बटे ये होता है। आपके पास a b c के मान है, वो यहाँ पर रख दो। देखना, माइनस b का मान कितना है, तो 6 है, रख दिया। a का मान कितना है, तो k है, ये रख दिया। c का मान कितना है, तो 9k, ये रख दिया। a का मान कितना है, तो k, अरे ये यही तो रखा ना, ये की जगह के रखा, इसकी जगह ये, इसकी जगह इसकी जगह, यही तो मान उठा के रखे मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। आपको बोला है कि ये दोनों का जो मान है, ये दोनों का मान क्या है, बराबर है। इसका और इसका मान कैसा है, बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मान और इसका मान बराबर होगा प्रश्नानुसार, यही तो बोला है प्रश्न में। तो देखिए ना, ऋण 6 बटे के बराबरी से 9, ये के से के कैंसिल, तो आपके पास में बचा 9 बटे 1। अब मुझे एक बात बताओ, किसका मान पूछा है आपसे, के का मान। तो के का मान जब पूछा है तो एक तरफ के रहना चाहिए, बाकी सबको दूसरे तरफ कर दो। देखिए, जब भी इस प्रकार की स्थिति होती है तो हमेशा तिरछा गुना होता है। के जाएगा ऊपर, 9 जाएगा इधर, 1 जाएगा इधर, तो 1 को भेजने की जरूरत नहीं, 1 का तो कोई अस्तित्व नहीं है, 1 का 1 ही रहेगा। देखिए, के जाएगा इधर, ऊपर जाएगा, के कहाँ गया, ऊपर गया। 9 आएगा नीचे, तो ऋण 6 बटे 9। आई बात समझ में। अब सोचने वाली बात यह है कि 9 को जगह पर क्यों नहीं रखा। अरे आपको के का मान ज्ञात करना है ना, तो के को अकेला रहना चाहिए, बाकी सबको इधर करो। और सबको इधर करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि भैया ये 9 जो है वो हमेशा नीचे जाएगा, ये नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी। यहाँ पर भी अगर कोई संख्या रहती तो ऊपर जाती, तिरछा गुना करके जाएगी, तिर्यक गुना बोलती है इसको। तो देखिए यहाँ पर 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो कितना हो गया, ऋण 2 बटे 3, और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऋण 2 बटे 3 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। प्रश्नानुसार करना है आपको, कि आपको बोला कि ये दोनों क्या है, बराबर है, इसका मतलब ये और ये बराबर होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ले आता हूं मैं पहले तो इधर।
क्या हो जाएगा, यदि x बराबर इसे 1, दोनों समीकरणों, एक समीकरण ये दिया हुआ है और दूसरा समीकरण ये दिया हुआ है, के मूल हो तो a गुणित b का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना। आपके पास में समीकरण क्या दिया है, x का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। एक समीकरण दिया है, x का वर्ग धन x धन a बराबर से 0। कॉन्सेप्ट को समझना आप, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। और दूसरा समीकरण दिया है bx का वर्ग धन bx धन 3 बराबर से 0। इतना दिया हुआ है, क्लियर। एक समीकरण दिया है, दूसरा समीकरण दिया है, दो समीकरण दिए हुए आपको। x बराबरी से 1, इसका भी हल है, इसका भी हल है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप x बराबर से 1 रखते हैं तो ये समीकरण संतुष्ट होगा। तो जहां जहां x है वहां पर x प्लस 1 रख दो। देखिए 1 1 का वर्ग धन 1 धन a बराबर से 0। 1 का वर्ग 1 हो गया और 1 और 1 कितना हो गया, 2 धन a बराबर से 0। और 2 उधर जाएगा तो क्या हो गया, a बराबर से ऋण 2 -2 आ गया a का मान। यहां पर भी x बराबर से 1 रखने पर सोचने वाली बात यह है कि 1 क्यों रख रहे हैं। उसका कारण यह है कि इसका हल a है तो इसको संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो जहां जहां x है वहां पर 1 रखो। b गुणित 1 का वर्ग धन b गुणित 1 धन 3 बराबर से 0। क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग तो 1 ही होगा और b का गुना करेंगे 1 में, b जैसे कि वैसे, b का गुना 1 में करेंगे तो b धन 3 बराबर से 0। b और b कितना हो गया, 2b हो गया। और ये 3 को मैं उधर कर देता हूं तो ऋण 3 हो गया। जब भी बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में कोई संख्या जाती है, कोई पद जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया। अब देखिए b बराबर से क्या हो जाएगा, ऋण 3 और ये 2 गुने में है तो नीचे चला जाएगा, नीचे चला गया। बात क्लियर हो गई। मतलब आपके पास a का भी मान आ गया, b का भी मान आ गया। अब इससे क्वेश्चन कैसे आ सकते थे, b का मान ज्ञात कीजिए, ये निकल गया। a का मान ज्ञात कीजिए, ये निकल गया। ऐसे भी पूछे जा सकते, लेकिन आपसे बोला है कि a गुणित b का मान ज्ञात कीजिए। a गुणित b मतलब a भी बोला है ना, a भी बोला है ना, इसका मतलब यही होता है कि a गुणित b ना, a गुणित b बराबर से, ध्यान देना इधर। a का मान कितना है, ऋण 2। b का मान कितना है, ऋण 3/2। आपको मालूम है कि 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा, ऋण और ऋण धन हो गया और केवल 3 बचा। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा +3 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इस प्रकार के कुछ भी पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि आपको केवल एक ही समीकरण दिया है, कि केवल इतना समीकरण दिया है और आपसे बोला गया है कि भैया इसका हल क्या है, 1 है तो a का मान ज्ञात कीजिए, तो इतना करना है। केवल ये वाला समीकरण दिया और 1 बराबर से 1 दिया है तो b का मान ज्ञात कीजिए, तो ऐसा करना है। तो ऋण 3/2 आ जाएगा। यहां पर बोला है कि a गुणित b, हो सकता है कि a धन b का मान पूछे तो आपको यहां पर जोड़ना पड़ेगा। तो जैसा प्रश्न में पूछा गया उस हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। तो अपना ये क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14 नंबर का क्वेश्चन हल करने वाले। मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। डिटेल में जाने का समय अब नहीं है, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना अधिक से अधिक कवर हो जाए, ठीक है, उतना कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको अधिक से अधिक इसका लाभ हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 14 नंबर का मैं इसको जूम कर लेता हूं और इसमें केवल 2 ही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। बाकी के जो ऑप्शन हैं, बाकी के ऑप्शन अगले पेज में है, ठीक है ना। तो पहले तो अपन हल कर लेते, फिर उसके बाद में देखा जाएगा ऑप्शन क्या हो गया। देखिए ध्यान देना इधर, आपको क्या बोला है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये। 2 की घात x धन y बराबर से 2 की घात x ऋण y बराबर से 2 की घात 3/2 इतना दिया है। तो y का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न दिया है। देखिए इसके बराबर a लेंगे तो क्या लेंगे हम, 2 की घात x धन y
बराबर से 2 की घात 3/2। ध्यान देना इधर, एक घातांक के नियम में एक नियम होता है, रूल होता है। कैसा? अगर आधार समान है तो घातें भी बराबर हो जाएगी, दोनों बराबर है ना। और इनके अगर मान लिया जाए कि आधार समान है तो घातें भी बराबर हो जाएगी, और घातें बराबर है तो आधार भी समान हो जाते हैं, ये भी नियम होता है। नहीं आई बात समझ में? फिर से देखना, इसका आधार और इसका आधार एक जैसा है ना, हाँ एक जैसा है, तो इनकी जो घातें होती है ना वो बराबर हो जाती है। क्या हो जाएगा? x धन y बराबर से 3/2। आई बात समझ में? मैंने क्या किया, एक बार इसके बराबरी से इसको लिया, अब इसके बराबरी से इसको ले लो। एक बार इसको और इसको बराबर, इसको और इसको बराबर ले लेता हूं मैं। देखना, 2x - y इज इक्वल टू 2^3/2। इसके भी आधार समान है ना, हाँ समान है, तो घातें भी बराबर हो जाएगी। ऋण y बराबरी से 3/2, इतना हो गया। आपको y का मान ज्ञात करना है। मैं क्या करता हूं, इस समीकरण में से इस समीकरण को घटा देता हूं, और जब भी घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। इनके चिन्ह कैसे हो जाते हैं? बदल जाते हैं। देखिए, एक से ऋण एक से कितना हो जाएगा? 0, मतलब खत्म हो गया। y और y कितना हो गया? 2y हो गया, बराबर से 3/2, और 3/2 भी खत्म हो गया, क्योंकि एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो क्या आ गया? 0 आ गया। तो y का मान कितना? तो y का मान कितना हो जाएगा? 0/2, यानी कि y का मान आ जाएगा 0। इसका मतलब y का मान आपसे पूछा है, तो y का मान 0 कहां पर है? ये ऑप्शन में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, तो ये अगले ऑप्शन में मिलेगा। अगला ऑप्शन क्या है? 0। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 15 नंबर का क्वेश्चन। इसको मैं जूम कर दूं थोड़ा। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कास थीटा और गुणित कोसेक थीटा, इसका मान क्या होगा? अब सोचने वाली बात है कि त्रिकोणमिति में तो बहुत सारे सूत्र है, कौन सा सूत्र लगाए, कैसे करें, इसको समझ में नहीं आ रहा। याद रखिए, त्रिकोणमिति का एक फंडा है, त्रिकोणमिति का फंडा है, क्वेश्चनों को, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको साइन और कास में बदल दो। कास थीटा, साइन थीटा और कास थीटा में बदल दो, तो काफी कुछ प्रश्न क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। साइन कास में बदलने का फंडा याद रखना। देखिए, ये तो कास थीटा है ना, तो कास थीटा तो कास थीटा ही रहेगा, क्योंकि हमें क्या है, साइन में बदलना है या तो कास में बदलना है। जितने भी पद है ना, या तो साइन में बदलो या तो कास में बदलो। तो ये तो ऑलरेडी कास में है ना, हाँ है एक कास में। कोसेक का मान होता है 1/साइन थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? 1/साइन थीटा होता है। हमें मालूम है भैया कि इसके फार्मूले बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है ना, त्रिकोणमिति के, तभी तो बनेंगे क्वेश्चन। अब देखिए, कास थीटा बटे साइन थीटा, और मुझे एक बात बता दो कि कास थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो सूत्र है, डायरेक्ट सूत्र है, सूत्र अगर याद है तो फिर फटाफट बनेगा, ठीक है ना। व्युत्क्रम आपको मालूम होना चाहिए, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इसका व्युत्क्रम होता है ये, इसका व्युत्क्रम होता है ये, इसका व्युत्क्रम होता है ये, ठीक है। मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा, कास थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कास थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/टेन थीटा। 1/बाय मतलब बटे, है ना। कोसेक थीटा चाहिए था तो 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा, बस हो गई बात खत्म। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया अपना? बी, कॉट थीटा, ठीक है। तो अपना ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम 16 नंबर वाला, 16 नंबर वाला क्वेश्चन यहां पर करने वाले हैं, ठीक है। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन मैं यहां से ले लेता हूं और इसको हम जूम कर लेते हैं। आप ध्यान देना इधर, यदि बहुपद, बहुत बढ़िया प्रश्न है, यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो
तो बी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, बी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात तो ये बताइए कि ए बी सी का मान क्या होगा। तो आप बोलेंगे कि यहां पर x के वर्ग के साथ में कुछ नहीं, मतलब क्या है, a है। ठीक है, ध्यान देना इधर, a का मान कितना है यहां पर 1, b के जगह कौन है b, और c के जगह कौन है -c। देखिए इसमें ए बी सी यूज किया है ना, तो हम क्या करते हैं, यहां पर कैपिटल कैपिटल यूज कर लेते ताकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए a का मान कितना होगा 1, b का मान कितना होगा a, और c का मान कितना होगा ऋण b होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात इतनी। मुझे एक बात बताओ कि जो इसके शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा होते हैं, मान लिया जाए कि इसके शून्यक क्या है, अल्फा बीटा है। क्या बोला है, एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। मतलब जो पहला शून्यक रहेगा ना और दूसरा शून्यक रहेगा, एक दूसरे के व्युत्क्रम रहेंगे। व्युत्क्रम जानते हैं ना, अगर मान लिया जाए एक संख्या 5 है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/5 होगा। कोई संख्या 8 है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/8 होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर मान लिया जाए कि पहला शून्यक अगर अल्फा है तो दूसरा शून्यक 1/अल्फा होगा। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अगर मैं दोनों का गुना कर देता हूं, देखिए अल्फा गुणित 1/अल्फा, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a होता है। ये सूत्र है। अरे सुनिए, एक शून्यक अल्फा है तो उसका व्युत्क्रम दूसरा शून्यक है। शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, दोनों शून्यकों का गुना किया जाए तो कितना होता है c/a होता है। सूत्र है ये। c का मान कितना है तो ऋण b है, और a का मान कितना है तो 1 है। अल्फा से अल्फा कैंसिल तो क्या बचा आपके पास 1 बचा यहां पर, और बराबर इसे क्या हो गया ऋण b/1 बचा। तो b बराबर से कितना हो जाएगा, ये ऋण इधर जाएगा तो ऋण 1 हो जाएगा। तो b का मान आपके पास ऋण 1 -1 आ जाएगा, और करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 17 नंबर का क्वेश्चन करेंगे अब। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कुछ मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। मैं इसको जूम कर लेता हूं और पढ़ेंगे हम पहले प्रश्न को। देखना, यदि समीकरण, ये समीकरण के मूल समान है। यहां पर भैया मूल समान बोला है यार, मूल समान है। इसके मूल कैसे है, समान है। समान का मतलब पहला मूल अल्फा है तो दूसरा बीटा नहीं होगा, अल्फा ही होगा। मूल समान है। ठीक है, तो प्रत्येक मूल का मान कितना होगा, यदि मूल समान है तो प्रत्येक मूल का मान कितना होगा। बड़ा आसान सा काम है। देखिए अल्फा का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि मूलों का योगफल कितना होता है, अल्फा प्लस अल्फा कितना होगा। क्यों, अल्फा प्लस अल्फा मूलों का योगफल। मूलों का योगफल दूसरा भी तो मूल अल्फा ही है, कितना होता है ऋण b/a होता है। होता है कि नहीं होता है, सूत्र होता है ना। यहां पर देखिए a की जगह तो यही है, a की जगह ये है, b की जगह b है, और c की जगह c है। तो b का मान रख दिया जैसे कि वैसे, a का मान रख दिया तो जैसे कि वैसे। यहां पर देखेंगे तो अल्फा और अल्फा कितना हो गया, 2 अल्फा हो गया। तो ऋण b/a, ये 2 का तिरछा गुना होगा तो कितना हो जाएगा ऋण b/2a। ये 2 गुने में है इसलिए हमेशा नीचे जाता, गुने वाली संख्या हमेशा नीचे जाएगी। तो क्या हो जाएगा ऋण b/2a हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आंसर कहां पर दिखाई दे रहा, तो हमें बी में दिखाई दे रहा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, सिंपल है। और एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो। आपको बोला है बस इसी बात को, तो प्रश्न की ही तो बात को पकड़ना है आपको। आपको बोला है कि मूल, आपको मालूम है ना कि मूल क्या होते हैं, अल्फा और बीटा मूल होते हैं। होते कि नहीं होते अल्फा और बीटा मूल, हाँ होते हैं ना। अगर एक मूल अल्फा है तो दूसरा भी मूल अल्फा ही होगा, ऐसा प्रश्न में दिया है। देखिए ना, प्रत्येक मूल का मान है क्या है, समान मूल है।
दोनों मान बराबर है और दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, मूलों का योगफल क्या होता है सूत्र? ऋण बी बटे ये होता है। अल्फा और अल्फा, 2 अल्फा हो गया बराबर से ऋण बी बटे ये। 2 का तिरछा गुना किया तो आंसर आ गया अपना, और आंसर बी है इसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या बोला है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ। 18 नंबर का क्वेश्चन, और यहाँ पर देखना क्या बोला है। पहले प्रश्न को अच्छे से समझो, प्रश्न को अच्छे से समझो, बहुत बढ़िया प्रश्न दिए, प्रश्न बहुत अच्छे दिए इसमें। देखिए आपको दिया है कि 1 से धन 5 और 1 से ऋण 2 बराबर से, सॉरी 1 से धन 2 है, 1 से धन 2 और 1 से ऋण 2 और बराबर इसे कितना दिया 5, कि इसके मूल कितने होंगे। अगर इसको हल किया जाए तो मूल कितने होंगे देखना। ए धन बी और ए ऋण बी गुणे में है ना, एक सूत्र होता है ए धन बी और ए ऋण बी, ये होता है ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, ये सूत्र याद रखना। ठीक है, अगर दोनों का योगफल, दोनों का अंतर, तो क्या हो जाएगा ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, तो क्या हो जाएगा x का वर्ग ऋण 2 का वर्ग बराबर से 5। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आ गई। देखना बड़ा सिंपल सा मामला है, यहाँ और यहाँ एक जैसा है और यहाँ और यहाँ एक जैसा है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो इसका सूत्र होता है इसका भी वर्ग कर दो और इसका भी वर्ग कर दो। कितना हो गया, x का वर्ग ऋण 4 बराबर से 5, x का वर्ग बराबर से कितना हो जाएगा 5 धन 4, ये ऋण 4 उधर जाएगा तो धन 4 हो जाएगा। x का वर्ग बराबर से 9, तो एक से बराबर से धन ऋण 3। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, देखिए ये ऐसा हो जाएगा वर्गमूल 9, तो क्या हो जाएगा 1 से बराबर से धन ऋण 3, ये आ जाएगा इसका आंसर। धन ऋण 3, धन 3 और ऋण 3, देखिए धन 3 और ऋण 3, तो इस प्रकार से इसका आंसर आ चुका है। चलिए आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 19 नंबर, 19 नंबर का क्वेश्चन। इसको मैं ले आता हूँ और बड़ा कर देता हूँ इसको। देखिए क्या बोला है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 6 और ऋण 2 है, एक शून्यक कौन है 6 है और दूसरा शून्यक कौन है ऋण 2 है। कहने का मतलब अल्फा का मान कितना है 6 है और बीटा का मान कितना है ऋण 2 है, इसी को तो शून्यक बोला जाता है। तो बी और सी का मान ज्ञात कीजिए, बी का मान और सी का मान ज्ञात करना है हमें। देखिए मुझे एक बात बताइए पहले कि यहाँ पर x के साथ में कौन है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 हो जाएगा a का मान। x के साथ में जो भी होता है वो किसका मान होता है, b का मान होता है, तो b बराबर से कितना है b है और c बराबर से कितना है c है ना, ऐसा ही है ना। हाँ ठीक है, अब देखिए दोनों का योगफल कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर से कितना होता है माइनस b बटे a, होता कि नहीं होता सूत्र, हाँ होता है ना। अल्फा का मान कितना है 6 धन बीटा का मान कितना है ऋण 2 बराबर से क्या है ऋण b, बीटा b का मान b है और a का मान कितना है 1 है, रख दिया हमने। 6 में से 2 को घटाया तो कितना हो गया 4 बराबर से ऋण b, तो b का मान कितना हो जाएगा, ऋण इधर जाएगा तो ऋण 4, b का मान आ चुका है, b का मान आ चुका है ऋण 4। ठीक है, b का मान ऋण 4 यहाँ पर b है, यहाँ पर b है, अब पता नहीं कौन सा होगा आंसर, इसका मतलब c का भी मान चेक करना पड़ेगा। अब देखना दोनों का गुणनफल कितना होगा, अल्फा गुणित बीटा बराबर से क्या होता है c बटे a होता है। आई बात समझ में, ये सूत्र है, ये वाला भी सूत्र है और ये वाला भी सूत्र है। अल्फा गुणित बीटा, अल्फा का मान कितना है 6, बीटा का मान कितना है ऋण 2 बराबर से c और बटे 1, c का मान c है और a का मान 1 है। ऋण 12, 6 दूनी 12 और धन और ऋण का गुना करेंगे तो ऋण, और ये क्या हो जाएगा c हो जाएगा। कहा गया ऋण 12, यानी कि करेक्ट आंसर ये वाला होगा। कॉन्सेप्ट एक ही है,
बस उसी को गोलमोल करके क्वेश्चन आते हैं, उसी को गोलमोल करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम, कौन सा, 20 नंबर का क्वेश्चन। ठीक, 20 नंबर का क्या बोला है 20 नंबर के क्वेश्चन में, इसको जूम कर लूं मैं पहले। निम्नलिखित में कौन रेखिक बहुपद है? रेखिक बहुपद बताना है, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद क्या होता है? ए एक्स प्लस बी। कहने का मतलब एक्स की अधिकतम घात कितनी होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तो उसको रेखिक बहुपद बोलेंगे। देखिए पहला 2x ऋण 9 वर्गमूल 5, यहां पर x की घात कितनी है? 1 है, यहां x की घात कितनी है? 0 है, मतलब अधिकतम घात 1 होना चाहिए, तो उसको रेखिक बहुपद बोलेंगे। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे कि इसको क्यों नहीं बोल रहे? एक्स धन 1/x, एक्स धन x की घात ऋण 1, भैया ये बहुपद ही नहीं है, बहुपद ही नहीं है। क्यों? बहुपद में चर की घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। बहुपद में घात जो होती है 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसी हो सकती है, लेकिन रेखिक बहुपद में अधिकतम घात 1 होना चाहिए। तो ये बहुपद ही नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/6 है यहाँ पर, ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ 1/z का वर्ग है, ये भी नहीं है बहुपद। भाई ये z का वर्ग ऊपर जाएगा तो z की घात ऋण 2 आएगी कि नहीं? ऋणात्मक नहीं हो सकती है घात बहुपद की। यहाँ x की घात ऋण 1 आएगी, ऋणात्मक नहीं हो सकती। z की घात ऋण 1 आएगी, ऋणात्मक नहीं हो सकती। आई बात समझ में? तो ये बहुपद ही नहीं होगा। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 21 नंबर का। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है भैया, पॉपुलर प्रसिद्ध क्वेश्चन है। ठीक है, कैसा प्रसिद्ध है? एक नियम याद रखना, अगर कोई भी बहुपद है, कोई भी बहुपद है, ठीक है, अगर उसकी जितनी अधिकतम घात है उतने ही उसके शून्य हो सकते हैं। अगर मान लिया जाए रेखिक बहुपद है, यानी कि रेखिक यानी कि एक घाती बहुपद है, तो इसके 1 शून्यक हो सकते हैं। द्विघाती है तो इसके अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। ऐसा भी पूछा जाता है, ऐसा भी पूछा जाता है। त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद रहेगा तो उसके 3 शून्यक हो सकते हैं अधिकतम। 4 घाती बहुपद या चतुर्थ घाती बहुपद तो इसके 4 शून्यक हो सकते हैं अधिकतम। त्रिघाती बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या है कितनी? 3 घाती है तो अधिकतम इसके कितने शून्यक हो गए? 3 शून्यक हो गए। मतलब जितनी घाती उतने शून्यक अधिकतम। ठीक, तो बड़ा आसान सा है, लेकिन कारण मालूम होना चाहिए आपको। बस मेन तो ये है कि नियम मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, नियम मालूम रहेगा तो फिर फटाफट बनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ये वाला 22। क्या बोला है 22 में? शून्यकों का योगफल कितना होगा? त्रिघाती बहुपद है भैया, कैसा है? त्रिघाती बहुपद। यहां पर होता है ये, तो ये का मान कितना हो गया? 1। यहां पर होता है b, तो b का मान कितना हो गया? ऋण 3। यहां पर होता है c, तो c का मान कितना हो गया? ऋण 1। यहां पर होता है d, तो d का मान कितना हो गया? 3। त्रिघाती बहुपद। ये यहां पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो a का मान 1, b का मान ऋण 3, c का मान ऋण 1 और d का मान 3। शून्यकों का योग क्या होगा? शून्यकों का योग क्या होगा? क्या होता है? इसका सूत्र होता है डायरेक्ट, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू ऋण b/a होता है। शून्यकों का योगफल ऋण b/a होता है। अब देखिए, मान रख दो, ऋण तो पहले से लिखा है और b का मान कितना है? ऋण 3 है और a का मान कितना है? 1 है। ऋण और ऋण कितना हो गया? धन हो गया, तो धन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, +3। धन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, धन को लिखने की जरूरत नहीं होती है। चलिए ठीक है, अगर आपसे बोला जाए 2 शून्यकों का गुना करके अल्फा का बीटा से, बीटा का गामा से
और गामा का अल्फा से, और इनको अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, तो इसका सूत्र होता है C/A। भाई प्रश्न है ना, ऐसा भी पूछा जा सकता था, ऐसा भी पूछा जा सकता। C का मान कितना है बताइए जरा यहाँ पर, तो ऋण 1/1 बराबर से ऋण 1। अगर इसका मान पूछा जाता तो ऋण 1 होता आंसर। अच्छा, अगर अल्फा गुणित बीटा गुणित गामा तीनों का गुणनफल पूछा जाता तो ऋण D/A होता है। ऋण D का मान कितना है 3, ऋण तो ऋण और D का मान 3 है बटे 1 और इसका मान ऋण 3 है। अगर ये पूछा जाता तो ये होगा, ये पूछा जाता तो ये होगा, ये पूछा जाता तो ये होगा, तो हमसे ये वाला पूछा है तो ये हो गया इसका आंसर, है ना। तो क्वेश्चन एक है, लेकिन हमारे पास में इसके सॉल्यूशन मतलब यानी इसके आसपास और क्या क्या आ सकता है उन बातों पर भी हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न 23 नंबर का क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा जूम कर ले। हाँ, विवेचक क्या होता है, विवेचक क्या होता है, ध्यान देना इधर। यहां पर क्या दिया है, ध्यान देना इधर। ये यहां पर जो लिखा होता है वो किसका मान होता है, ए का मान। मतलब ए का मान कितना दिया है, बी दिया है। आई बात समझ में। बी का भी मान क्या दिया है, बी दिया है। आप चाहो तो यहां पर ए बी सी है तो ये कैपिटल ए लिख देता हूं मैं। ए का मान कितना है, बी है। बी का मान कितना है, ये भी बी है। और सी का मान कितना है, तो सी है। सी का मान सी है, ठीक है। अरे ये ऐसा होता है, देखिए ये एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां पर जो भी मान रहेगा वो ए का रहेगा। अब हमेशा छोटा ए छोटा बी छोटा सी लेते हैं। अब यहां पर ए बी सी है इसलिए हम यहां पर बड़ा ले लेते हैं ताकि मिक्स ना हो, ठीक है ना। अब देखना विवेचक किसको बोला जाता है, b का वर्ग ऋण 4ac इसको बोला जाता है विवेचक। डी डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है इसको, या विविक्त कर भी बोला जाता है इसको, ठीक है। अब देखना b का मान कितना है, तो b है ऋण 4, a का मान कितना है, b है, और c का मान कितना है, c है। आ गया ना, b का वर्ग ऋण 4bc, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसका जो सूत्र होता है, डी का मान कितना होता है, बी स्क्वायर ऋण 4ac। तो फिर यहां पर b क्यों आ गया भाई ए की जगह, क्यों, क्योंकि यहां पर ए की जगह b दिया हुआ है, इसीलिए। तो इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है ताकि बच्चे इसको अटेंड कर ले, है ना। तो ये इसके लिए सही नहीं होगा आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 24th क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम। और क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, मैं यहाँ पर जूम कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर बड़ा कर देता हूँ ताकि पूरा क्लियर दिखे, ठीक है ना। देखिए बहुत बढ़िया है, रेखिक समीकरण का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। रेखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो विलोपन विधि से बड़े जल्दी से सॉल्व भी हो जाता है और आसान भी होता है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। आपको क्या बोला है, x और y के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए ये ऋणात्मक है धनात्मक है, दोनों के गुणांक कैसे बराबर है, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो 2x बराबरी से 12, मतलब x बराबर से क्या हो जाएगा, 2 गुने में नीचे जाएगा तो 12/2, यानी कि 2 1 2, 2 6 12। x का मान 6 आ चुका है और 6 केवल एक ही जगह है, तो आपको डबल हल करने की जरूरत नहीं है, है ना। नहीं तो कई बच्चे क्या है, फिर y का भी मान निकालना, ये भी करना वो भी करना, तो ऐसी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए ना, आप x का मान केवल एक ही जगह पर है तो y का मान स्वाभाविक सी बात है कि एक ही ऑप्शन है तो 4 ही होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर मान लिया जाए कि ऐसे भी ऑप्शन अगर कहीं x का मान 6 अगर 2 जगह दिखते हैं, तो देखिए इस स्थिति में क्या करते कि डायरेक्ट x का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो। किसी भी एक समीकरण में मतलब इसमें रख दो या तो इसमें रख दो। देखना x के जगह 6 रखा, धन y बराबर से 10, तो 6 उधर गया तो कितना हो गया, y बराबर से 10 ऋण 6, तो 4 आ गया। तो इस स्थिति में भी आंसर यही वाला। इतना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक से ही आपको पता चल गया था, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न 25th क्वेश्चन है ना,
इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पर जूम कर लेता हूँ। समांतर श्रेणी से रिलेटेड है भैया, ये समांतर श्रेणी से रिलेटेड। आपके पास में क्या दिया हुआ है, यदि 5 A B और 11 ये कैसा है, समांतर श्रेणी में है ना, समांतर श्रेणी में, तो A धन B का मान ज्ञात करना, A प्लस B का मान ज्ञात करना। A और B को दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मान आएगा, पहले A और B का मान तो पता चले तब तो बाकी का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर पहला पद कौन है, पहला पद कौन है, मैं कैपिटल A लिखता हूं। पहला पद कौन है, 5। D का मान कितना है, D का मान नहीं मालूम। ठीक है, चलिए ठीक है, मुझे चौथा पद मालूम है ना, चौथा पद मालूम है ना, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो A4 बराबर से सूत्र क्या होता है, A प्लस n माइनस 1D। आई बात समझ में, कौन सा पद है, ये चौथा पद है। ध्यान देना इधर, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये कौन सा पद है, चौथा पद है। ठीक है, तो चौथा पद है तो n की जगह क्या आ जाएगा, 4 ऋण 1 ये आ जाएगा। अब देखिए चौथा पद क्या है, 11 है, बराबर से A का मान कितना है, 5 है, धन 3D और 5 इधर जाएगा तो कितना हो गया, 6 बचेगा। मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम कि 11 ऋण 5 बराबर से 3D, और इसमें से इसको घटाया तो 6 बराबर से 3D, और 3 गुने में इसलिए नीचे जाएगा तो 6/3 बराबर से D, और 3 का 3, 3 दूनी 6, मतलब D का मान आपको पता चल गया। D का मान कितना आ गया, 2 है। बस D का मान पता चल गया ना, तो सीधा सीधा काम ये है कि इसमें 2 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 हो गया, और इसमें और 2 को जोड़ो तो कितना हो गया, 9 हो गया, इसमें और 2 को जोड़ो तो कितना हो गया, 11 हो गया। मतलब A और B का मान आपको पता चल गया कि A धन B बराबर से क्या होगा, तो 7 धन 9 होगा, यानी कि 16 होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 16 होगा। और एक बार, कोई जरूरी नहीं कि हमने ऐसा किया, दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखना, आपके पास पहला पद कौन दिया है, 5, दूसरा पद कौन सा दिया है, A, तीसरा पद क्या दिया है, B, और फिर ये क्या दिया है, 11। देखना, आप याद रखिए कि पहले पद को A बोला जाता है, कैपिटल लिखता हूं क्योंकि यहां पर A और B है। पहले पद को A बोला जाता है, दूसरे पद को A धन D बोला जाता है, बोला जाता है कि नहीं D, तीसरे पद को A धन 2D बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, A धन कौन सा, 3D। कैपिटल कैपिटल क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पर A और B यूज किया है, तो इसलिए इस A में और इस A में अंतर रहना चाहिए, इसलिए मैंने कैपिटल यूज किया। देखना, ये भी तरीका अच्छा है। आपको मालूम है कि भाई ये वाला पद कौन सा है, A प्लस 3D। देखिए A प्लस 3D बराबर से कितना हो गया, 11, ऐसा मालूम है ना, इसका मान इतना है। A का मान रख दो, A का मान कितना है, 5, यहां पर रख दिया मैंने 5 इधर गया तो कितना हो गया, 3D बराबर से 11 ऋण 5, तो कितना आ गया, 6। तो 3D बराबर से 6, तो D बराबर से 6/3, यानी कि 3 का 3, 3 दूनी 6, तो D का मान आ गया 2। अब यहाँ पर रख दो 2, A और D का मान रख दो, 5 धन 2, और यहाँ पर A और D का मान रख दो, 5 धन 2 गुणित 2। ठीक है, अब ध्यान देना इधर, इसका मान कितना हो गया, 7, और इसका मान कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 5 9, और दोनों को जोड़ दिया तो 16 आ गया। पहला वाला भी तरीका ठीक था, ये भी तरीका ठीक है, दोनों स्थितियों में आपको। अच्छा, ये दोनों को जोड़ा क्यों है, क्यों, क्योंकि आपको A धन B का मान ज्ञात करना है, तो A और B का मान हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, ये एक रिवीजन है, आप इसको देखेंगे ना तो एक रिवीजन होगा आपका, और मैं आपको बता दूं कि पहले पढ़ा होगा तो ही होगा, और पता लगा कि आपने ये चैप्टर ही छोड़ दिया तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, फिर उसको अलग तरीके से पढ़ा जाता और ज़्यादा डिटेल में पढ़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखना क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी दी हुई है आपको, समांतर श्रेणी दी हुई है, और समांतर श्रेणी में ये पद दिए, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, का सार्वांतर ज्ञात कीजिए। सार्वांतर क्या होता है, सार्वांतर मतलब D क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, या तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो, कुछ भी कर लो आप। दूसरे में से
पहले को घटा दो या तीसरे में से दूसरे को घटा दो, दोनों स्थितियों में आंसर उतना ही आएगा। देखना दूसरा पद कौन सा है, 1 ऋण p बटे p, और इसमें से 1 बटे p को घटा दो। आप देखेंगे कि लघुत्तम कितना आएगा, तो p आएगा। जब दोनों संख्या एक जैसी होती है तो लघुत्तम भी उतना ही आता है, और ऊपर वाली संख्या जैसे के वैसे लिख दी जाती है, ऊपर में कोई बदलाव नहीं। इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास, ऋण p बटे p, और p से p एक बार कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास में, ऋण 1 बच गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, -1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये सारे कैलकुलेशन इस प्रकार से किए जा सकते हैं। ठीक, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं, और किस प्रकार से है देखिए, बोला क्या गया, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। एपी यानी कि समांतर श्रेणी की बात की है, का 30वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है, 30वां पद ज्ञात करना है। जो भी पद ज्ञात करना है उसको n बोल दिया जाता है। 30वां पद ज्ञात करना है आपको, मतलब ये 30 ज्ञात करना है आपको, ये 30 ज्ञात करना है। ध्यान देना इधर, सूत्र क्या होता है, nवां पद जब ज्ञात करना होता है तो a + n - 1d, ऐसा सूत्र होता है। a प्लस जो भी पद ज्ञात करना है उसकी अपेक्षा ये कम और d, बस। अब देखिए इसका मतलब a 30 बराबर से क्या होगा, n के जगह अगर मैं 30 रख देता हूं तो ये हो जाएगा a + 30 ऋण 1 गुणित d। समझ में आ गई बात इतनी। अब a का मान और d का मान क्या है ये देखना पड़ेगा। आपके पास में श्रेणी क्या दी है, 10, 7 और 4 है ना, और डेश 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 ऐसा यहां पर लगा हुआ है। ये होता है पहला पद, a का मान। d का मान होता है इसमें से इसको घटा दो या तो इसमें से इसको घटा दो, लगातार 2 पदों का अंतर। तो 7 ऋण 10, और 7 में से 10 को घटाया तो ऋण 3 बचा, तो d का भी मान आपको पता चल गया और a का भी मान पता चल गया। चलिए a का मान रख देता हूं मैं। a का मान कितना है, 10 धन 29 गुणित 30 में से 1 को घटाया तो 29 और गुणित ऋण 3। देखिए 10, 3 का गुना करेंगे तो 9 तिया 27 बचे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, इतना हो गया, और ऋण 77 इसका उत्तर आ गया। 30वां पद क्या है, ऋण 77 करेक्ट इसका। आई बात समझ में। तो ये बातें पहले पढ़ी है तो एक रिवीजन है, और पहले नहीं पढ़ी तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये जब इसको जब पूरा चैप्टर जब डिटेल में पढ़ते हैं तो सारी एक एक बातों पर डिस्कशन किया जाता है। अब यहाँ पर क्या है, ये रिवीजन है, और रिवीजन है तो वो रिवीजन जैसा ही होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है, बहुत बढ़िया प्रश्न है 29 नंबर का। वर्गमूल 3/2। मुझे एक बात बताइए कि वर्गमूल 3/2 आता है, साइन वाले टेबल में आता है और कास वाले टेबल में आता है। साइन का टेबल क्या होता है, 0/2, 1/2, और वर्गमूल 3/2 और 1, ये होता है। और कास का मान कितना होता है, 1 वर्गमूल 3/2, 1/2, 1/2 और 0 होता है। अब किसके बराबर है ये, देखिए ये 0 अंश हो गया, ये 30 अंश हो गया, ये 45 अंश हो गया, 60 अंश और 90 अंश। भाई पूरे त्रिकोणमिति का जो टेबल है उसमें वर्गमूल 3/2 केवल साइन के और कास के ही टेबल में आता है, साइन थीटा और कास थीटा में। देखिए वर्गमूल 3/2 किसका मान होता है, साइन थीटा का भी मान हो सकता है, साइन 60 अंश का मान, और कास 30 अंश का भी मान हो सकता है। साइन 60 अंश का मान सही है और कास 30 अंश का मान सही है। क्या मान दिया है, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, वर्गमूल 3/2। अगर ऐसा होता कास 30 अंश होता तो वो भी ऑप्शन सही हो सकता था, कास 30 अंश नहीं दिया यहाँ पर। ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको जब ये टेबल बना है तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। यहाँ पर साइन का मान और कास का मान 45 अंश पर एक जैसा होता है, ये बात सभी लोग जानते होंगे आप। इसी प्रकार से टेन थीटा का मान और कॉट थीटा का मान 45 अंश पर क्या होता है, समान होता है, 1 होता है। ठीक है।
सेक का और कोसेक का भी 45 अंश पर जो मान होता है वो एक जैसा होता है, वर्गमूल 2 होता है। ठीक है, तो ये बातें मालूम होना चाहिए, इस पर भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसा, क्या बोल रहा हूं मैं, साइन और कास का मान 45 अंश पर एक जैसा होता है, देखिए एक जैसा है। ऐसे टेन थीटा का और कॉट थीटा का भी मान 45 अंश पर एक जैसा होता है। ऐसे ही सेक का और कोसेक का भी मान 45 अंश पर वर्गमूल 2 होता है। इसको पलटा दिया जाएगा तो वर्गमूल 2 होता है, ऐसा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। ये वाला हो चुका है, ये टेबल मालूम होना चाहिए तो अब हम फटाफट आंसर दे सकते हैं इसके, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम, ये वाला मान देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न, अभी जो किया हमने उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। टेन थीटा का मान 1 कहां पर होता है, अभी जस्ट मैंने बताया टेन थीटा का मान 1 कहां पर होता है, 1 कहां पर होता है, तो 45 अंश पर होता है। कहां पर होता है, 45 अंश पर होता है। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन जो है 45 अंश है ना, सी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ अगला। ऐसे प्रश्नों के लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूं, याद रखना, याद रखना। हमारे पास में जो सूत्र होते हैं, साइन 90 अंश ऋण थीटा बराबर से कास थीटा होता है, और सेम इसी प्रकार से कास 90 डिग्री ऋण थीटा बराबर से क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये बात याद रखना, सभी को याद भी होगा। ये दो फल है, साइन 90 ऋण थीटा कास थीटा, कास 90 ऋण थीटा साइन थीटा। ऐसे ही टेन 90 ऋण थीटा कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा ये सेक थीटा होता है। तो याद रखना ये दोनों एक दूसरे के विपरीत, दोनों एक दूसरे के विपरीत, ऐसा। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को हल करने का बड़ा आसान तरीका होता है, सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए दोनों का योगफल अगर 90 अंश होता है तो एक को बदलो, किसी एक को बदलो। देखिए हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 45 अंश ऋण कॉट स्क्वायर 90 ऋण 45, केवल एक को बदलना है, और उसको जो भी यहां पर दिया है मतलब 90 में से ऐसा घटाओ कि ये आ जाए। ठीक है, अब आप देखिए सेक स्क्वायर 45 अंश ऋण कॉट स्क्वायर 90 में से 45 गया तो क्या हो गया, या तो आप ऐसा बोल सकते कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ कि एक सूत्र हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। ये 10 अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ये सूत्र होता है। यहां पर और यहां पर तो एक जैसा ही है ना, ये 45 है, यहां पर और यहां पर तो एक जैसा ही है ना, हाँ एक जैसा है, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 होगा, बस हो गया खत्म। आ गई बात समझ में। ऐसे और भी प्रश्न दिए, उन प्रश्नों को और देखना आप, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट पर प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक। अब ध्यान देना, अगला प्रश्न ले रहा हूँ मैं यहाँ, ये वाला ले रहा हूँ मैं, सेम इसी के जैसा है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। देखिए क्या लिखा है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो 2 को मैं बाहर निकाल देता हूँ। सेक स्क्वायर 53 अंश ऋण कॉट स्क्वायर 37 अंश। याद रखना जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो इसका और इसका योगफल 90 अंश हो रहा कि नहीं हो रहा, ये देख लो आप, और आप देखेंगे कि दोनों का योगफल कितना हो रहा, 90 अंश हो रहा। तो दोनों में से एक को बदलो, या तो इसको बदलो या तो फिर इसको बदलो। मैं बाद वाले को बदल देता हूँ, सेक स्क्वायर 53 अंश ऋण कॉट स्क्वायर,
इसको 90 ऋण 37 को 90 ऋण 53 लिख सकते हैं हम। अब आप बोलेंगे कि सर इतनी गणना कौन करेगा, कैलकुलेशन कौन करेगा? अरे जब इसका और इसका योगफल, इस दोनों का योगफल 90 होता है तो इसको हम 90 ऋण ये लिख सकते कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो याद रखना, जब भी दोनों का योगफल 90 अंश होगा तब आपको इसी तरीके से आपको इसको करना है। अब देखिए सेक स्क्वायर 53 अंश ऋण ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर 53 अंश, क्योंकि कॉट का क्या हो जाता है, 10 होता है। देखिए कॉट का क्या होता है, 10 होता है, और 2 तो है ही साथ में। अभी अभी हमने देखा कि 10 सेक स्क्वायर थीटा, ये और ये एक जैसा है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो 2 गुणित 1, तो बराबर से कितना आ गया, 2 आ गया, बराबर से 2 आ गया। सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात क्लियर हो गई? और एक क्वेश्चन दिया है ऐसे ही, देखिए और एक क्वेश्चन दिया है ऐसे ही, देखिए सेम ऐसी क्वेश्चन है। क्या बोला है, क्या बोला है? हाँ, कोसेक स्क्वायर 35 अंश ऋण 10 स्क्वायर 55 अंश। मुझे एक बात बताइए कि दोनों का योगफल 90 अंश होता है क्या? हाँ होता है ना। देखिए जोड़ के देख लो आप, 90 अंश होता है। तो एक को किसी को बदलेंगे, दोनों को नहीं बदलना आपको। किसको बदलना है? एक को बदलना है, एक को बदलना है। कोसेक स्क्वायर 35 अंश ऋण 10 स्क्वायर, इसको लिखना है 90 ऋण 35 अंश। देखिए 90 में से 35 घटाएंगे तो 55 ही आएगा कि नहीं? तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 35 अंश ऋण कॉट स्क्वायर 35 अंश। और आपको मालूम है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। क्यों? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। करेक्ट आंसर कितना होगा इसका, 1 होगा। ये इसका आंसर है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब देखिए आगे 34 नंबर का क्वेश्चन 34 क्या बोला है, साइन थीटा बराबर से कास थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा बराबर से कास थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा? मुझे एक बात बताओ, अभी हमने पढ़ा था इससे पहले कि साइन थीटा और कास थीटा का मान बराबर होता है कब, 45 अंश पर। याद रखना, टेन थीटा और कॉट थीटा का मान होता है बराबर कब, 45 अंश पर। और सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान बराबर होता है 45 अंश पर। सबका मान 45 अंश पर। आपसे ये पूछा है, ऐसा ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो 45 अंश मतलब ये वाला सही होगा इसका आंसर, ठीक। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम, क्या बोला है इसमें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न दिया है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न दिया है, ठीक है। इसको हल करना है। क्या मान दिया है, 4 टेन थीटा बराबर से 3। तो टेन थीटा बराबर से कितना हो जाएगा ये बता दीजिए मुझे। ये 4 का तिरछा गुना होगा तो 3/4 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। समकोण त्रिभुज बनेगा, यहां पर थीटा बन गया, ये 90 अंश का कोण। एक बात बताइए कि टेन थीटा बराबर से क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, होता कि नहीं होता। तो लंब बटे आधार मतलब 3/4। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है, खूब लगाई होगी आपने 3 और 4 के लिए पाइथागोरस प्रमेय। तो इसका मान आ जाएगा 5। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग, डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग बराबर से कर्ण का वर्ग होता है। दो भुजाओं का वर्ग किसका, छोटी दो भुजाएं जो होती है उसका वर्ग का योगफल जो होता है उसके बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। 3 तिया 9, 4 चौक 16 बराबर से कर्ण का वर्ग, तो 25 बराबर से कर्ण का वर्ग, और कर्ण बराबर से क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ऐसा आप यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल सकते हैं। मैंने बड़े शार्ट में किया एकदम बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए ठीक है। अब देखिए
टेन थीटा बराबर से इतना हो गया। अब आपको किसका मान चाहिए, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कास थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण यानी कि 4/5 का वर्ग, ऋण लंब बटे कर्ण यानी कि 3/5 का वर्ग। तो आप देखेंगे कि 4 चौक 16/25 ऋण 3 तिया 9/25, तो कितना हो जाएगा, 25 लघुत्तम आ जाएगा, 16 ऋण 9, तो कितना हो जाएगा, 16 में से 9 को घटाया तो 7/25, 7/25 इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर बात हो गई। थोड़ा सा पिछले क्वेश्चनों की अपेक्षा बड़ा है, ठीक है ना, पिछले क्वेश्चनों की अपेक्षा ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन खूब किए हमने। 37 देखिए क्या बोला, 10 23, यहां पर टेक्निक समझना आप, 10 23 डिग्री कॉट 67 डिग्री प्लस कास 12 और साइन 78। ऐसी चीजें ढूंढो जिनका योगफल 90 अंश है। इसका और इसका योगफल अगर निकालेंगे तो 90 अंश हो रहा, इसका और इसका योगफल भी क्या हो रहा, 90 अंश हो रहा। जब इनका दोनों का योगफल 90 अंश हो रहा तो दोनों में से एक को किसी को बदलो, किसी एक को। मैं बदल रहा हूं नीचे वाले को, 10 23 अंश, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, कॉट 90 ऋण 23। आ गई बात समझ में भाई। 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 ही आएगा कि नहीं, तो 67 की जगह मैंने 90 ऋण 23 लिख दिया। धन इनका भी योगफल क्या हो रहा, 90 हो रहा, तो एक को बदलो किसी को भी, कास 12 अंश बटे साइन 90 ऋण 12, ठीक। 10 23 बटे कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 थीटा होता है, तो 10 23 डिग्री, धन कास 12 अंश, ये भी क्या हो जाएगा, कास 12 अंश, 90 ऋण 12 तो 78 हो जाएगा, ठीक है। इससे ये कैंसिल यानी कि एक बार हुआ, इससे ये कैंसिल एक बार हुआ, तो एक और एक कितना हो गया, 2। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन।